Hello and welcome to The Quest on Rajya Sabha TV. I'm Rakhi Bakshi. As you know, this show gives you a deep insight into the life, career and vision of a leading personality. The guest on our show this time is a leading actor, a politician, a member of parliament and now also the spokesperson of the Congress party. This is Raj Babbar for you now. Welcome to our show, sir. Thanks so much. अगर हम राज बब्बर को समझना चाहें तो हमें उसके शुरुआती दौर, ज़िंदगी के शुरुआती दौर जो रहे उसमें जाना पड़ेगा। वो कैसा दौर था, क्योंकि किस तरह का माहौल रहा आपके घर परिवार में, किस तरह से जो राज बब्बर आज हमारे सामने है उसकी नींव एक तरह से रखी। देखिए, जो भी ज़िंदगी में इंसान की जो बनावट जो है उसके परिवार और उसके आसपास के माहौल में हो जाती है, वो बनावट सारी ज़िंदगी उसको बहुत उसका प्रभाव रहता है, उसका असर रहता है। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के, हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी सर्विसेज में थे। ये एक बुनियाद थी और जिसकी वजह से संजीदगी थी आसपास के माहौल को समझने की और उन तमाम तकलीफ़ों को जानने की और उन तमाम खुशियों को समझने की। ये छोटी छोटी खुशियाँ होती थी, वो कितना महत्व रखती हैं ज़िंदगी में। बस इसी से गुज़रते हुए, पढ़ते हुए। पढ़ाई क्या की आपने? स्कूल कॉलेज के दिन क्या रहे आपके? मैं आगरा में ही पढ़ा। आगरा में मैंने स्कूलिंग की, आगरा में मैंने कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन उसके बाद क्योंकि मेरा शौक़ जो था वो कला के क्षेत्र में था, मैं एक्टिंग करना चाहता था और एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि पटियाला यूनिवर्सिटी में एक ड्रामा डिपार्टमेंट खुला था, तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया। मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं वहाँ चला गया। वहाँ गया तो वहाँ कुछ नया नया डिपार्टमेंट था, तो वहाँ कुछ ज़्यादा मन लग नहीं रहा था। तो वहीं से एक साल बिताया तो पता लगा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अंदर जो है वहाँ पर जो है एक्टिंग का और थिएटर का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। वहाँ यहाँ अप्लाई किया तो यहाँ भी मुझे एडमिशन मिल गया और मैं एक साल में वो छोड़ के यहाँ ड्रामा स्कूल में आ गया। वो दौर फिर कैसा था? NSD का जो दौर था जहाँ पर आप आए उस दुनिया में जिसको आप पसंद करते थे और जिसमें आगे बढ़ना चाहते। ये तो सच है कि मैं फिल्मों में जाना चाहता था, लेकिन NSD में आने के बाद में मेरा एक विज़न जो था हम लोगों का वो बहुत डिफरेंट हुआ, क्योंकि जब हमारे जो गुरु थे इब्राहिम अलकाज़ जी, उन्होंने ग्लैमर को हमारी ज़िंदगी से हटा दिया। सबसे पहले तो एक ज़ीरो कर दिया कि एक्टिंग ग्लैमर नहीं है। और ये एक जो चीज़ थी कि एक्टिंग जो है वो समझ है, थिएटर या मतलब एक पूरे, और थिएटर के पूरे पर्सपेक्टिव को एक लिटरेचर के साथ में जोड़ दिया। एक्टिंग हो या डायरेक्शन हो या स्टेज क्राफ्ट हो, तो ये टोटल जो है उनका जो एक नज़रिया था उसने हमें बहुत ऐसी मदद की जिसमें शायद हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और वो सीख ही थी कि जिसने हमारे अंदर से वो तमाम चीज़ें जो एक हवाई चीज़ें होती हैं वो हटा दी, और छोटी छोटी चीज़ें थी उनकी। लेकिन उस दौर से, और इस दौर की हम और ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन मैं आना चाहूँगी उस दौर में जो बॉम्बे कहा जाता था, कि ये जो आपने बात की कि हवाई चीज़ें हटा दी, लेकिन बॉम्बे की दुनिया ग्लैमर की दुनिया थी, वहाँ आपने फिर जगह बनाई। वो पूरा दौर वो किस तरह का रहा? वो जर्नी कैसी? वो भी कुछ ऐसा था कि समझिए, मैं ये कहूँ कि हाँ, मेरी जो नज़र थी वो उसी तरफ थी, मेरा लक्ष्य वही था। और कुछ इत्तेफाक ऐसा हुआ कि दो लोग, एक वक्त में BR चोपड़ा साहब और इनका एक होता था यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स टैलेंट कॉन्टेस्ट, उसमें मैंने अप्लाई किया कि मैं बड़ा सीधे तरीके से जाना चाहता था। तो उसमें इंटरव्यू वगैरह हुआ तो मैं सेलेक्ट हो गया, लेकिन वो प्रोड्यूसर्स के आपस में कुछ इख्तलाफ हो गए, जिसकी वजह से जो है वो फुलफ़िल नहीं हो सका। फिर सलीम जावेद साहब, एक्चुअली जावेद अख्तर साहब ने मेरा कुछ काम यहाँ पर देखा। ये आए थे यहाँ पर फिल्म फेस्टिवल के दौरान, 77 की बात है शायद। अच्छा। तो इन्होंने 77 या 78 की बात है। तो इन लोगों ने कोई मेरा काम देखा थिएटर में, यहीं फाइन आर्ट्स थिएटर, आर्ट्स थिएटर में मेरा एक प्ले देखने के लिए आए, और उसमें प्ले के बाद में मिलने आए। तो मैं तो पहचान नहीं सका कि कौन है क्या है। तो किसने बुलाया जावे, तो मिला। जी शुक्रिया। तो प्ले के बाद में एक बड़ी खुशी होती है, एक अजीब सी एक होता है कि जब लोग आके आपकी तारीफ़ करते हैं लाइव परफॉर्मेंस के बाद। तो मुझे देख रहे थे और फिर मैं एक बार मुझे मुबारकबाद दे चुके थे। तो जब उन्होंने देखा, मैं उनकी तरफ मुस्कुराया, देखते रहे। फिर उसके बाद जब मैं चलने लगा तो मैंने कहा जी भाई वाकई तुमने अच्छा किया। मैं जी शुक्रिया।
हमसे मिलो। मैंने कहा जी ठीक है, ज़रूर मिलूँगा। तो जो साहब उनको लेके आए थे, साहब क्या मेरे साथ ही कुलीग थी फरजाना करके, तो ये आपको बता देंगे। मैंने कहा जी अच्छा। बस उसके बाद में नेक्स्ट डे जब मिलने के लिए होगा तो पता लगा वो ओबरॉय में ठहरे हैं, तो मुझे कुछ झटका सा लगा। मैंने कहा ये साहब। देन आई मेट हिम। उन लोगों ने मेरा कुछ स्क्रीन टेस्ट लिया, एक फ़िल्म थी जिसके लिए मुझे ऑफ़र किया जी। जिसका ज़िक्र मैंने तो कभी पहले नहीं किया, लेकिन जावेद अख्तर साहब ने खुद अपने एक इंटरव्यू में, अभी मैंने देखा कि दिलीप कुमार साहब का कोई इंटरव्यू कर रहे थे, उसमें उन्होंने उसका जिक्र किया कि शक्ति फिल्म में जो सही माने में दिलीप कुमार साहब के साथ जो काम कर रहा था पहले, वो राज बब्बर था। अच्छा, ये नई बात हमारे शो में सामने आ रही है। लेकिन मैंने अपने मुंह से कभी इस बात को नहीं कहा, बट उन्होंने कहा है इसलिए तो मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूँ। आपकी इस बात से एक नई चीज़ मुझे अब याद आ रही, जो पूछनी चाहिए मुझे, कि फिर जो जावेद अख्तर ने एंग्री यंग मैन, हमने हाल में उनका भी इंटरव्यू किया, एंग्री यंग मैन की जो कल्पना की, तो आपको लगता है कि उस एंग्री यंग मैन की शक्ल में कहीं ना कहीं आप... मैं एक्चुअली जो मुझे शक्ति का जो किरदार समझाया गया था और जिस तरह से मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ था और कुछ हो भी गया था ऐसा कि शायद मैं वो कर रहा हूँ, शायद क्या मैं कर ही रहा था, लेकिन फिर कुछ कमर्शियल एस्पेक्ट्स बीच में आए जिसकी वजह से मेरी जगह बहुत बड़े स्टार को लिया गया। बट उसके बाद बहुत कुछ आपने किया। दिस टाइम वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक राइट नाउ, बट वी आर टॉकिंग टू राज बब्बर एंड दिस होल जर्नी दैट ही अंडरटूक एज एन एक्टर. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट जस्ट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. Welcome back to the show. You're watching The Quest and we are talking to Raj Babbar and his entire journey here in the show. तो आगे की बात करें, सिलसिला चला और हिंदुस्तानी फिल्मों में जो इतने सारे किरदार आपने निभाए और इतनी सारी फिल्मों में काम किया, कुछ बहुत ही चर्चित रहे, कुछ नहीं भी रहे, आपको सबसे अच्छा कहाँ काम कर अच्छा लगा और कहाँ आपको लगा कि आपकी जो शख्सियत है, आपका जो असली टैलेंट है उसको भी समझा गया और आपको सेटिस्फैक्शन एज एन एक्टर लगा वो सबसे ज़्यादा? ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। मैं ये कहूँ कि सब मैंने कोई बहुत बेहतर काम कर लिया और सेटिस्फाई हो गया हूँ, तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जिसके करीब आए हैं। हाँ, मेरे अंदर आज भी वो खलिश है, मैं करना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ, लेकिन उसकी बहुत सारी चीज़ें अब डिफरेंट हो गई। मैं जिस उम्र के और जो मैंने कमिटमेंट अपनी ज़िंदगी में किए हैं, चाहे वो मेरे सामाजिक जीवन के हों या पॉलिटिकल जिसको हम कहते हैं वो हों, मैं शायद वो वक्त नहीं दे पाता और वो, लेकिन काम करने की खलिश कभी कम नहीं हुई और मैं आज भी करता रहता हूँ। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थिएटर को मिस करते हैं? थिएटर मिस करता हूँ, लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि मेरे परिवार में मेरी जो पत्नी है नादरा ज़हीर बब्बर, शी इज़ वन ऑफ द रेनाउंड थिएटर एक्टिविस्ट एंड डायरेक्टर एंड राइटर एंड शी इज़ डूइंग ए थिएटर। चूँकि आपने अपने नादरा जी की बात की तो उस पर जाऊँगी कि उनका जो अपना बैकग्राउंड है उसमें जो एक जद्दोजहद फादर की वजह से, या जो पूरा एक आपने इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर वहाँ देखा, तो वो कैसा रहा सफ़र नादरा जी के साथ? बहुत ही मतलब नादरा का साथ जो मेरा है वो तो खैर एक ऐसा साथ है कि एक ऐसे साथी का, एक ऐसे दोस्त का साथ कि जिसके साथ बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ यही नहीं कि हम मियाँ बीवी की तरीके से, बल्कि बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग्स ज़िंदगी में समझ में आई। जैसे मैं कहा कि मैं दिल्ली में आने के बाद ड्रामा स्कूल के बाद में फ्रीलांसर के बाद में बम्बई जाना, फिर उन तमाम चीज़ों को समझना और उस माहौल को समझना। मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट तो नहीं था, लेकिन मैं सोशल एक्टिविस्ट ज़रूर था और अपने दौर में भी मैंने स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स की और उस वक्त एक शौक होता था, एक वक्त होता है, एक उम्र होती है रेबल की। और उस दौर में जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो मोस्टली जो है एक सोशलिस्ट मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बिल्कुल सही। और मैं उसका एक हिस्सा बना, जो बाद में आपकी पॉलिटिकल करियर का बहुत बड़ा है। और मैं मतलब आई कैन से दिस कि मैं बहुत करीब से मैंने राम मनोहर लोहिया जी का थोड़ा सा वक्त ही रहा, लेकिन मैंने उनके साथ में एक स्टूडेंट विंग में काम करने का मौका मिला, अच्छे लीडर्स को सुनने का मौका मिला, अच्छी बातें सुनने का मौका मिला। तो फिर ये समाजवादी पार्टी में जब हमने आपको देखा, लोकसभा में आप आए,
तो ये कहाँ से शुरू हुआ, ये बात कहाँ से शुरू? ये देखिए, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें एक फेज़ था। मैंने सबसे पहले आइडियोलॉजिकली अपने आप को, चाहे मैं स्टूडेंट रहा मैंने, और उसके बाद मैं फिल्मों में भी गया, तो मैंने कभी अपने आप से मैंने कहा ना कि आपकी जो बनावट होती है बचपन में बन जाती है। तो मैंने कभी भी अपने आप का, हो सकता है कि मुझे बहुत सारी वो तमाम सहूलतें मिल गई जिनकी चाह को लेने के लिए आदमी, और हम जैसे वर्ग का व्यक्ति, जो हम जैसी क्लास का आदमी जो है, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उसके लिए ये एम्बिशन होती है, ड्रीम होता है। लेकिन मेरा ड्रीम सिर्फ यही नहीं था, मेरा ड्रीम कुछ और था, और वो भी मिल रहा था, और ये मिल चुका था, और मिल रहा था, और बहुत अच्छा मिल रहा था। तो एक बात पूछना और चाहूँगी कि जहाँ पंजाबी फिल्मों में भी आपने काफ़ी काम किया है, और ऐसा सुना जाता है कुछ पंजाबी फिल्मों में आप शायद ज़्यादा पैसा नहीं लेते कि उनको आप चाहते हैं प्रमोट करना, क्या ये सही? जी हाँ, मैं जैसे आपको बताया, पटियाला यूनिवर्सिटी में जब गया था तो मेरे साथ के जो लोग थे, मैं तो छोड़ के चला आया था 1 साल के अंदर, लेकिन मेरे साथ के जो उस वक्त के लोग थे वो वहाँ थे, और थिएटर में कर रहा था दिल्ली में, और उसके बाद मुंबई गया जब मैं। इंसाफ का तराजू मुझे B.R. चोपड़ा साहब ने फिल्म दे दी थी, तो उसकी शूटिंग शुरू होने वाली थी। तो उससे पहले ही हमारे उन तमाम पुराने दोस्तों ने, इसमें बलदेव गिल थे, योगराज सेठा थे, बड़े नाम थे। हाँ, तो ये प्रोड्यूसर थे, और इन लोगों ने, मतलब उसमें राइटर भी था, प्रोड्यूसर, एक्टर थे, तो मेरे साथ के ये लोग थे, प्रोड्यूसर बन गए थे, मतलब हमारे ज़माने के लोग थे, कोई राइटर था, कोई एक्टर था, एक ग्रुप था। तो उन्होंने ये सोचा कि हम एक पंजाबी फिल्म बनाएंगे, तो फिल्म का नाम उन्होंने रखा चंद परदेसी, और बलदेव गिल ने वो कहानी लिखी। तो सच्चाई है कि मेरी ज़िंदगी की, उससे पहले मैं स्क्रीन टेस्ट का एक्टर था। मैंने बड़े स्क्रीन टेस्ट दिए, बड़े बड़े लोगों, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इस शो में और सामने आया। हाँ, तो मैं स्क्रीन टेस्ट का एक्टर था, और स्क्रीन टेस्ट मेरे बड़े बड़े लंबे हुए। लेकिन पहली फिल्म जो मुझे, मतलब फिल्म जो है शूटिंग के लिए मैं फ्लोर पे गया या लोकेशन पे गया, वो चंद परदेसी थी। एक बार फिर आपकी राजनीतिक ज़िंदगी पर आते हैं। समाजवादी पार्टी से फिर एक जो बड़ा हम टर्निंग पॉइंट देखते हैं कि फिर आप दूसरी पार्टी में आते हैं, कांग्रेस पार्टी में आते हैं, आपने डिम्पल यादव को हराया। तो ये सब जब हो रहा था तो राज बब्बर की ज़िंदगी में क्या हो रहा था? देखिए, जहाँ एक बुनियादी बात है मेरे ज़िंदगी में, जो अब हम उस दौर की तरफ जाते हैं, अगर उन बातों को करने के लिए जाते हैं, तो जब आप कहते हैं अपने आप को कि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं या आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, और ख़ासकर उस ज़माने में, जिस ज़माने में हम विद्यार्थी या स्टूडेंट्स होते हैं, तो एक रिबेल, कुछ कर जो गुजरने की, एक बागी हमारे अंदर का जो होता है, वो हमें जो लिटरेचर दिखाता है, समझाता है, जब हम पढ़ने के लिए जाते हैं तो भगत सिंह सामने नज़र आता है, सुभाष चंद्र बोस सामने नज़र आता है, जवाहरलाल नेहरू सामने नज़र आता है, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामने नज़र आता है, और उसके साथ में इन सब को जो एक बांधने वाला या कहीं ना कहीं आमना सामना करने वाला, वो होता है महात्मा गांधी। तो फिर उनको पढ़ना शुरू किया। जब पढ़ना शुरू किया तो एक दूसरे के साथ बहुत सारे लिंक नज़र आए, और इन रिश्तों के साथ बनते बनते एक आइडियोलॉजी के साथ मैंने मोहब्बत करना शुरू कर दिया। शादी की तो सज्जाद ज़हीर, जो नादरा के वालिद साहब थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर मेंबर है, इस मुल्क में ही नहीं बल्कि दोनों मुल्कों में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में। तो उन लोगों के बारे में सुना, उनको पढ़ा, उनको जाना, तो फिर जो है एक जहन में एक आइडियोलॉजी बन गई कि किस रास्ते को चुनना है। अच्छा। फिर मेरे लिए पार्टियों का सिंबल नहीं रहा था। तो उसके बाद एक बड़ी शख्सियत जो आपकी ज़िंदगी में स्मिता पाटिल, उनकी ज़रूर बात आप करेंगे कि किस तरह से, बहुत कुछ कहा जा चुका है, आपने भी बहुत कुछ कहा है, आपने कहा है कि शी हैज़ ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ यू, लेकिन किस तरह से जब आपने उनको देखा, फिर उनसे मोहब्बत की, फिर उनसे शादी की, और एक साथ जो रहे आप प्रोफेशनली, पर्सनली, कैसे देखेंगे? देखिए, ज़िंदगी में बहुत आसान है, व्यक्ति तो हम लोग तय कर सकते हैं कि भाई मैंने किसी के साथ में क्या किया, उसने मेरे साथ में क्या किया, लेकिन सच्चाई यह है कि जब रिश्ते होते हैं, इन रिश्तों के पीछे अगर हम, और रिश्ते सच्चे हों तो उसके पीछे कोई 1 और 2 और 3 नहीं होता है, उसको गिनतियों में या उसको बंधन में नहीं देख सकते। रिश्ता बंधा, इसमें स्मिता के साथ में मुझे कोई गुरेज नहीं है कहने में कि हमारा रिश्ता बना, पनपा, और हम एक दूसरे के बिल्कुल वो उस इतने करीब आए कि हम उस करीब में हम एक दूसरे एक परिवार बन गए। हम अभी बहुत कुछ और आपसे बातें करनी है आपकी और ज़िंदगी की। वी आर गोइंग टू टॉक अ लॉट टू राज बब्बर अबाउट हिज पॉलिटिकल लाइफ नाउ, बट वी आर हेडिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक. Do come back. Welcome back to The Quest. Once again, we are talking to Mr. Raj Babbar, talking about now your political career. एक लोकसभा MP में रहे आप,
और आपने पार्लियामेंट में अपना योगदान पूरा देने की कोशिश की है। पार्लियामेंट को किस तरह से आप देखेंगे कि किस तरह से एक सांसद जो जाता है और ये उम्मीद रखता है कि संसद चले और संसद का कामकाज हो, क्या लगता है आपको किस तरह से संसद? देखिए, जब हम आए और आए क्या मतलब इस बात को एहसास भी करते हैं, महसूस भी करते हैं और यकीन भी करते हैं कि पार्लियामेंट, संसद जो है, ये इस देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत है, जहाँ अपनी बात कही जा सकती है। लेकिन कुछ इसके अनुशासन भी हैं, डिसिप्लिन भी है। जब हम अपोजिशन में होते हैं, विपक्ष में होते हैं, तो अपनी बात को हम कह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को हम बुरा भला कह के अब उस बात को कहें, लेकिन बात को समझाया जा सकता है, कहा जा सकता है। पर अभी फ़िलहाल जो हमने देखा खासकर इस सत्र में, वो ऐसा लगा नहीं, क्योंकि बार-बार एक जो व्यवधान करने की जो एक प्रथा सी चल गई। मैं देख रहा हूँ जिस दिन से मेरे आना, मैंने मतलब खासकर कांग्रेस पार्टी में, और कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो जो देखने को मिला यहाँ कि ये सरकार जो है सिर्फ ऐसा लगा जैसे कि सदन को चलाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। क्योंकि जिस तरह से विपक्ष ने अपना रोल किया, थोड़े दिन तो मैं समझने की कोशिश करता रहा कि हो सकता है, और ये भी समझता है कि क्या हो सकता है कि हम लोग भी ऐसा ही करते थे क्या। लेकिन बहुत सोचने के बाद लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होता था। ये इस बार बहुत ज़्यादा हो रहा है कि जिसमें ताकत ये हो गई है कि सदन को रोका जाए और बात कही ना जाए, बल्कि अपनी बात को थोप दिया जाए और उसके बाद निकल लिया जाए। लेकिन विपक्ष का ये कहना है, जब हम उनसे बात करते हैं, कि कहीं ना कहीं चीज़ें जब बिल्कुल बेकाबू हो जाती हैं और उन्हें लगता है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, तो वो ऐसा करने पर मजबूर हो जाते हैं। मेरे ख्याल से विपक्ष के लोग बहुत विद्वान लोग हैं, मैं उनको काट तो नहीं सकता। उनका जो कहना है वो हो सकता है सत्य हो, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। जब हम कहते हैं कि हमारे सामने जिस सदन में हम बैठे हैं उसमें माइक लगे हैं, जिस सदन में हम देख रहे हैं, हम जो बात करेंगे वो हमारी बात जो है, अगर हो सकता है टेलीविज़न द्वारा बाहर नहीं जाएगी तो कम से कम रिकॉर्ड होगी। जी। तो ये एक तो है प्रोविज़न, प्रथा है, विधा है कि हम अपनी बात को वहाँ कह सकते हैं। मैं कहता हूँ कोई भी सांसद ना हो, स्पीकर बैठा हो, जो भी चेयर पे बैठे हो, उनके सामने सुना के हम अपनी बात कह के चले आए। हमने बात कही और बात अगले दिन आपको मिल भी जाती है, रिकॉर्ड भी हो जाती है, आप दिखा सकते हैं कि आपने ये बात कही, संसद में कही। अगर यही जो हम अंदर कर रहे हैं, अगर हम बाहर आके करें, हमने भी किया है। मैंने टाटा की लड़ाई लड़ी, मैंने भरपूर टाटा की लड़ाई लड़ी, और उस वक्त जब मैंने लड़ी थी तो अकेला जब आदमी खड़ा हुआ था, मेरे साथ 2-3 लोग थे, मैं राज्यसभा में था। तो लोगों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, किसी ने कहा गद्दार है, किसी ने कहा कुछ है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, और मैंने अपनी बात को संसद में कहा। मैं इसलिए नहीं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मतलब मैं ही सबसे अच्छा हूँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं बिल्कुल अनजान, बिल्कुल उदाहरण सामने ला रहे हैं। अनाड़ी आदमी, मैं विद्वान नहीं हूँ, बल्कि और लोग तो विद्वान हैं। मैं एक अनाड़ी आदमी आया अपनी बात कहने के लिए, तो मुझे लगा कि यहाँ पर बात मैं इतनी से कह जाऊँ ताकि मैं बाहर जाके कह सकूंगा। और यकीन मानिए, मैंने जब अपना वो यहाँ कहने के बाद बाहर कहना शुरू किया, तो मेरे लोगों ने मेरी बात पे विश्वास किया। ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने सामने रखा है। आप अब प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, एक ऐसे समय में लेकिन राज बब्बर साहब आप आए हैं जब पार्टी को, सरकार को बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ तक इसकी छवि की बात है, उस पर बहुत सवाल उठ रहे हैं, तो एक चुनौती का दौर है। बात तो सच है, क्योंकि एक पब्लिक परसेप्शन के अंदर जो है, हमने कुछ सार्थक बहस तो सामने आने नहीं दी। एक चीज़ सामने आई, और उसमें ये सच है कि भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अगर कोई ये कहता है कि साहब नहीं हुआ है, और भ्रष्टाचार हुआ है इसीलिए कि कांग्रेस की अध्यक्षा हों या प्रधानमंत्री हों या सरकार हो, किसी भी तरह का लुक छुपाव नहीं हुआ। मैं सिर्फ इतना ही सबसे पूछना चाहता हूं कि इस 9 साल से पहले क्या भ्रष्टाचार इस देश में नहीं होता था? कोई भी सरकार रही हो, क्योंकि बड़े लोगं पर सवाल उठे, 2 कैबिनेट के मंत्री थे। मैं कह रहा हूँ, इससे पहले का किसी मंत्री ने, किसी बड़े मंत्री ने, क्या कोई ऐसे मैं अगर नहीं हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, इससे पहले के 9 साल पहले के मंत्रियों के 5 साल जब चुनाव में मंत्री बनने से पहले का उनका शजरा उठाकर देखिए, उनके परिवार की हालत देखिए, उनके अपने पास में कौन सी गाड़ी थी और कौन सा घर था, उसका आप अकाउंट निकाल के देखिए, या उससे 5 साल पहले का, और उसके बाद मंत्री बनने के बाद में क्या हुआ, किसी पार्टी के भी क्यों न रहे। तो क्या वो सिर्फ जो ऊपर वाले ने उनको इतना ज़्यादा आशीर्वाद दे दिया था? नहीं, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा।
चाहे वो सीधे रास्ते से हुआ हो चाहे गलत रास्ते से हुआ। लेकिन अगर कुछ ना कुछ हुआ है तो फिर उस वक्त तो नहीं पकड़े गए। ये 9 साल में ऐसा कौन सा कानून आ गया है और ये कानून लाने वाले कौन लोग हैं? तो मैं इस बात का क्रेडिट मैं इसलिए नहीं कि मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए दे रहा हूँ। मैं तो 4 साल से हूँ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, 9 साल से तो मैं नहीं था। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी को इस बात का क्रेडिट देता हूँ कि यूपीए सरकार को क्रेडिट देता हूँ कि इतना बड़ा कानून लाके कि आज जो लोग अपने आप को ईमानदारी का अलंबरदार मान रहे हैं वो आरटीआई का झंडा लेके घूम रहे हैं। बिल्कुल वो आरटीआई का कानून लाया कौन है? वो आरटीआई का 10 रुपए की बंदूक किसने आपके हाथ में दी है, जिससे आज उसको दिखा के आप किसी भी बड़े से बड़े आदमी को कह सकते हैं कि तू गलत है। तो आगे का रास्ता अब क्या होगा? क्या इस लोगों में, जनता में और विश्वास पैदा करने के लिए अब काफ़ी कुछ आपको लगता है पार्टी और सरकार करेगी? एक चीज़ है, पता नहीं मुझे कहना चाहिए, प्रवक्ता की तरह से नहीं कह रहा हूँ, मैं एक बिल्कुल थिएटर के एक अभिनेता के या उससे कह रहा हूँ कि हमने बचपन में जब माइथोलॉजी के जो कुछ कैरेक्टर बताया करते थे उसमें एक भस्मासुर कैरेक्टर होता था। शिव जी के बहुत उसने तपस्या की, उनको आशीर्वाद दे दिया, तो उसके बाद में कि जाओ तथास्तु, तुम जिस पे हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा। उसने कहा पहले शिव जी तेरे पे ही हाथ रखते। तो ये, लेकिन शिव जी बच गए, कुछ नहीं हुआ शिव जी का। भोले बाबा है, ये कांग्रेस पार्टी ने भोले बाबा बन के ये कानून बनाया है, लेकिन ये ट्रांजिट पीरियड है। इस देश के अंदर इस कानून की ज़रूरत थी, जो सोनिया गांधी जी ने, जो यूपीए की सरकार ने उस महत्व को समझा कि भ्रष्टाचार को आगे ना बढ़ने दिया जाए, कम से कम किसी भी तरह का अंकुश लगाना ज़रूरी है। और ये अंकुश जो है आम आदमी के हाथ में दिया है, जो बंदूक की कीमत सिर्फ 10 रुपया है। जी, राहुल गांधी जी एक जो युवा नेतृत्व की बात कर रहे हैं और अब जबकि उनको ओहदा भी दे दिया गया है, उच्च पद पर विराजमान हैं, क्या लगता है आपको कि पूरी जो कम समय बचा है लोकसभा चुनाव की तरफ जा रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, लीडर का काम क्या होता है? लीडर का काम होता है कि आपको एनर्जेटिक करे, आपको एनर्जाइज करे, आपको आपके अंदर ऊर्जा पैदा करे। लीडर का काम ये होता है कि आपको जो आपकी चाहे वो रास्ते, वो आपको आपके स्टेशन पर आपको ट्रेन रोकने का काम करे। चढ़ना का काम मेरा है। अगर तो मुझ में ताकत, वो ऊर्जा जो है वो ऊर्जा है राहुल गांधी, वो ऊर्जा है उन नौजवानों के लिए, वो ऊर्जा है वर्कर्स के लिए, वो ऊर्जा है इस देश के उन लोगों के लिए जो इस देश में एक नई सोच के साथ में इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लोग कहते हैं कि साहब इस चुनाव से उनको देखिए, उसके चुनाव में रिजल्ट क्या हुआ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वही लोग जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर राहुल जी का क्या रिजल्ट रहा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस दिन 14 नवंबर को राहुल जी ने शुरुआत की थी, ईमानदारी से मीडिया अपने सीने पर हाथ रख के कहे, ईमानदारी से इस देश के अंदर साउथ का हो या नॉर्थ का हो, क्या कह रहे थे कि इस बार सरकार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बना सकता है और बना लेगी, ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से राहुल। लेकिन मुझ जैसे लोग, अगर मैं खुद भी अपने क्षेत्र में अच्छे कैंडिडेट नहीं दूंगा तो राहुल गांधी जी क्या करेंगे? वो तो मुझ पर विश्वास कर रहे हैं। सुन, आई थिंक अगर ये कहता है कि कौन जिम्मेदारी ले रहा, हर आदमी जिम्मेदारी नहीं, हर आदमी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। हम सब लोग अपनी अपनी कमियों का एहसास करते हुए, उस नौजवान ने जो एक ऊर्जा दी है, वो ऊर्जा ही है कि आज देखिए जब जयपुर में चिंतन शिविर हुआ तो पूरे देश का नौजवान के अंदर किस तरह से एक उमंग सी आ गई। तो पार्टी का जो अब रास्ता है वो कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव है। कांग्रेस पार्टी के लिए लोगों के अंदर आज भी कोई कुछ भी कहता रहे, ईमानदारी से ये है कि आज आम आदमी भी ये कहता है भी सरकार तो कांग्रेस बना ही लेगी। तो अभी भी काफ़ी आशा है? मुझे बिल्कुल आशा नहीं। मैं मतलब किसी उम्मीद या किसी सपने को नहीं देख रहा हूँ, सच्चाई को देख रहा हूँ। क्योंकि सच सामने, ये जो विपक्ष ने जो समझ रहे हैं कि ये थोड़े से वक्फी तौर पे जो उन्होंने जीत लिया है कि सदन ना चलाकर इन्होंने वो तमाम नीतियां नहीं आने दी, लेकिन तमाम आपने कर्नाटक में जीत हासिल कर ली है। हमने नहीं की है, जनता ने पहचाना है, हमने कोई हासिल नहीं की। लोग ये कहते हैं कि सब कर्नाटक के अंदर जो है वो उनकी हार हुई है, बीजेपी की हार हुई। मैं पूछता हूँ बीजेपी की हार हुई तो फिर वो दूसरी 2 पार्टियां थी, उनको क्यों नहीं दिया वोट? अगर बीजेपी को ही हराना था तो उन 2 पार्टियों क्यों नहीं दिया? एक मुश्त वोट जो है कांग्रेस को क्यों दिया? ये बात जो है क्यों नहीं कांग्रेस, हमारे जो बाकी जो लोग हैं इस बात को कहते हैं। बहस होती है तो हम बहस, मैं कहता हूँ ऐसी निरर्थक बहस में जाने का मतलब क्या?
क्यों जाया जाए इसी बहस में? क्या सफाई देंगे हम इस बहस में? अरे अगर देना ही था, अगर मान लीजिए बीजेपी हारी थी, बीजेपी को नुकसान था, बीजेपी लोग नहीं चाह रहे थे बीजेपी को, तो फिर बाकी दो पार्टियां थी, उनको 40-40 में निपटा दिया, 40-42 में। यानी काफ़ी मजबूत इरादों के साथ इस वक्त भी राज बब्बर साहब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी और सरकार को एक अच्छी छवि और देने के लिए आप। देखिए जी, मैं इस सोच के साथ में हूँ और इस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, और मुझे यकीन है कि राहुल गांधी जिस तरह से उस ऊर्जा को लेकर चल रहे हैं, उस ऊर्जा से इस देश में हर कार्यकर्ता को बल मिलेगा, और नौजवान जो है आने वाले कल में अपना भविष्य देख रहा है, जो राहुल गांधी उसके लिए बहुत सार्थक। चलिए, तो शो के अंतिम क्षणों में इस ऊर्जा को ही लेकर हम भी आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव टॉक्ड टू राज बब्बर ऑन दिस वैरायटी ऑफ इश्यूज. होप यू एंजॉयड आल्सो वाचिंग दिस शो एज वी डिड डूइंग दिस शो फॉर यू. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस शो. नमस्कार.